दोस्तों नमस्कार। जैसा कि मैंने कहा था कि जो है बंगाल का जूठन जूठन यहाँ पे मतलब कि जो हम लोग अ, जूठ जानते होंगे आप लोग। हिंदी शब्द है जूठ। जूठ का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी चीज़ को खा लेते हैं या फिर पी लेते हैं, बाकी का जो शेष बचा हुआ चीज़ होता है उसे जूठा कहा जाता है कि ये जूठा हो गया है। तो पहले आप लोग ये एक तस्वीर देख पा रहे होंगे। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ एक पैराग्राफ है। ये मुझे ट्विटर से मिला है, तो मैं इसको पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और अ, सारा कुछ बताऊँगा कि मिथिला और बंगाल का ये टोटल और किस तरीके से मैथिली को भाषा का दर्जा मिला, ये सब बताऊँगा। तो इसमें लिखा हुआ है द कंट्रोवर्सी अराइजिंग फ्रॉम द कल्चरल अप्रोप्रिएशन ऑफ वेरियस मैथिली लिटरेरी आइकन्स बाय बंगाली एंड हिंदी हिस्टोरियंस स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट मैथिली वाज ऑफन कॉल्ड ए डायलेक्ट ऑफ आइदर बंगाली और हिंदी। देखिए, मैंने एक जो वीडियो डाली है प्रूफ वाली, प्रूफ दैट मैथिली इज नॉट ए लैंग्वेज, उसमें मैंने पूरा रिसर्च करा है इस भाषा के ऊपर, जो कि अभी भाषा बनी हुई है, वास्तव में ये एक बोली है मैथिली। तो इसे कई सारे हिस्टोरियंस ने, जैसे कि रुडोल्फ हैं और कई सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने मैथिली को एक बोली बताया है। जबकि एक ही हिस्टोरियन ऐसे हैं, ग्रियर्सन, जिन्होंने मैथिली को भाषा बताते हुए भाषा बताया है। बाकी कई हिस्टोरियंस ने, इंडियन और फॉरेन हिस्टोरियंस ने मैथिली को बंगाली या फिर ईस्टर्न हिंदी या फिर बिहारी हिंदी की बोली बताई है। In an article published in the Mithilank, the editor argued that outside Mithila, Maithili was often called a dialect of Eastern Hindi and Mithila a colony of Bengal, whereas some also called Maithili merely Bengal का जूठन, leftover of Bengal। मिथिलांक 1936 पैराग्राफ 166 से ये लिया गया है। देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है कि मिथिला जो है वो मतलब कि जो मिथिलांक जो एक पब्लिश हुआ था, तो उसमें जो है ये लिखा हुआ है कि मिथिला के बाहर या फिर मिथिला के बारे में जो लोगों की राय है वो ये है कि मैं वहाँ पे जो भी बोली बोली जाती है वो पूर्वी हिंदी या फिर बंगाली की एक बोली है। या फिर आप ये कहें कि जब आप पूर्वी हिंदी को बंगाली के एक्सेंट या टोन या फिर शब्दों से बदल देते हैं तो उसे वही बस बन गई मैथिली। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि जब आप मैथिली को सुनते हैं, खास करके अगर आप पुरुलिया वाले क्षेत्र की बंगाली जानते हैं और आप फिर आप सिलीगुड़ी वाली अगर बंगाली को जानते हैं, तो वो लोग मतलब कि वो लोग जो कि सिलीगुड़ी वाले हैं, वो लोग मैथिली को बड़े आसानी से समझ लेंगे। लेकिन मैथिली वाले उन भाषाओं को उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये एक बोली है मैथिली। उसके बाद फिर बंगाल का जूठन लिखा हुआ है, मतलब कि जब आप ये समझ लीजिए कि जैसे मान के चलिए हमने एक थाली ली और एक थाली में हमने चावल, रोटी, सब्जी, पूरी मतलब एक थाली ली, सादी थाली, वेज थाली। उसको हमने खाया और उसके बाद जब हमारा पेट भर गया तो हमने उसे छोड़ दिया तो जो वो शेष बचा रह गया वो कहलाया जूठा। तो मतलब कि जो अपने काम की चीज़ हो उसको यूज करके, उसको इस्तेमाल करके जो शेष बच गया उसी को बंगाल का जूठन बताया गया मिथिला को। मतलब कि मिथिला कोई एक अलग से कोई टर्म नहीं है, कोई अलग से इसकी कोई कल्चर नहीं है, मिथिला का कोई पहचान नहीं है। ये दरअसल बंगाल के बैसाखी के सहारे, बंगाल के बैसाख पे मिथिला चलता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ। और अक्सर आपने ये देखा भी होगा कि मैथिल जो है वो बहुत बड़े ही चाव से, बड़े ही गर्व से, खास करके दरभंगा, मधुबनी और क्या बोलते हैं अररिया और उधर
के ठेठ मिथिला के लोग बड़े ही चाव से अपने आप को बंगाल से जोड़ कर देखते हैं, बंगाल की बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करते हैं। इनका जो तिरहुता स्क्रिप्ट है ये भी इन्होंने जो कि बताया कि ये तिरहुता है, पता नहीं क्या क्या, और ये सब कुछ, ये सारा कुछ देखिए ये मैच करता है टोटली बंगाली स्क्रिप्ट से। तो ये सब कुछ कुछ अलग से नहीं है, ये सब कुछ बंगाल का ही है। और जिनको ये लोग तिरहुता स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, तिरहुता स्क्रिप्ट कुछ होता ही नहीं है। ये जो स्क्रिप्ट इनको मिला है ना, ये पहले देखिए पाल साम्राज्य के अंदर आता था ये टोटल क्षेत्र। तो ईस्टर्न इंडिया में पाल साम्राज्य और मतलब कि बंगाल बिहार सब कुछ इंटर कल्चरली कनेक्टेड था टोटल रीजन। बाद में क्या हुआ कि जब वो पूरा का पूरा साम्राज्य था तो ज़्यादातर जो भाषाएं थी, नागरी भाषाएं, पूर्वी नागरी में लिखी जाती थी, जिसे आज आप लोग बंगाली बोलते हैं। ये बंगाली कुछ है नहीं, ये पूर्वी नागरी है। तो ये पूर्वी नागरी में ही ये पूरी की पूरी साम्राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज थी। इन्होंने क्या करा कि जब मैथिली को एक साजिश के तहत भाषा बनाने की जो साजिश चल रही थी, तो इनको एक अपने अलग से लिपि चाहिए थी कि इनको कौन सा अलग से एक स्क्रिप्ट मिले। तो उसी पूर्वी नागरी में थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, अब जैसे बंगाली लोग अ लिखते हैं, उसको थोड़ा सा घुमा दिया, इधर घुमा दिया, थोड़ा सा इधर कैसे कर दिया, उधर कर दिया, उसको इधर उधर मॉडिफाई करके इन्होंने उसे तिरहुता स्क्रिप्ट नाम दे दिया। जबकि तिरहुता स्क्रिप्ट कुछ वास्तव में नहीं, तिरहुत एक क्षेत्र है। तिरहुत एक क्षेत्र है जिसमें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मतलब कि बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और सीतामढ़ी, शिवहर का क्षेत्र आता है। ये तिरहुत एक अलग से पूरा का पूरा क्षेत्र है। और इसे सो कॉल्ड मिथिला प्रोपेगेंडिस्ट लोग तिरहुत को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद फिर इसलिए आप ये भी देखिए कि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी वगैरह में यहाँ पे आपको भोजपुरी और जो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसमें मिक्सअप मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिक्सअप मिलेगा। जैसे कि अक्सर वहाँ के तिरहुत प्रमंडल के लोग आपको इस तरीके से ऐसी भाषा बोलेंगे जिसको कि भोजपुरिया लोग भी समझ जाएंगे और मैथिली वाले भी समझ जाएंगे। तो वहाँ पे एक इस तरीके का मिक्सचर है। तो कौन किस पे अतिक्रमण कर रहा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल रहा है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा इसके साथ में कि मतलब कि ऐसे कितने क्षेत्र हैं जिस पर मिथिला अपना दावा करता है, मतलब कि दावा करता है कि ये मिथिला है। ऐसे कितने इंडिपेंडेंट क्षेत्र हैं। पहला तिरहुत हो गया, जो कि पूरा का पूरा एक तिरहुत क्षेत्र हो गया। तो मुझे लगता है कि बज्जिकांचल का जो एक टर्म इन्होंने बनाया है, ये नहीं, इससे ज़्यादा सटीक होगा तिरहुत, क्योंकि बज्जिकांचल टर्म जो है ना मैथिल्स को एक ये तर्क दे देता है कहने के लिए कि देखो बज्जिका शब्द 1954 में बना, फिर उसके बाद तुम लोग बज्जिका बोली बनी, उसको फिर तुम लोग भाषा बनाने का फिर तुल गए, फिर उसके बाद फिर बज्जिका भाषा बनाने पर तुले हुए और उसी रीजन को फिर बज्जिकांचल बता रहे हो। तो उनके पास ये एक तर्क आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे बज्जिकांचल वाले लोग फंस जाएंगे। फिर उनके पास उसको काउंटर करने के लिए वो क्या कहेंगे। ये बात सच्चाई है कि 1954 में अंगिका और बज्जिका शब्द को कॉइन किया गया, उसके पहले इन दोनों शब्दों की अस्तित्व ही नहीं थी। तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वो लोग तिरहुत शब्द का इस्तेमाल करें अपने क्षेत्रों को बताने के लिए। इससे क्या होगा कि भोजपुर या भोजपुरी स्पीकिंग रीजन के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इससे थोड़ा सा आहत हो जाए, क्योंकि तिरहुत जैसे ही आप बोलेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण भी उसमें आ जाएगा, जो कि अभी भोजपुर अपना, जो कि भोजपुर क्षेत्र दावा करता है कि ये दोनों क्षेत्र भोजपुर प्रदेश में हैं। और जब ये लोग अपने आप को, जब ये तिरहुत होने का दावा करने लगेंगे तो हो सकता है कि इनको पहली बार मिथिला और भोजपुर दोनों एक सुर में बोलें और कहें कि भाई नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये टोटल बज्जिकांचल ही है। क्योंकि तिरहुत में क्या होगा कि मिथिला वालों का भी स्वार्थ खत्म हो जाएगा और भोजपुर प्रदेश वालों का भी पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण का ख्वाब खत्म हो जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन वास्तव यही है कि तिरहुत एक अलग से एक प्रमंडल, और बहुत समय पहले से ही सरकारें तिरहुत, मुगल साम्राज्य के समय से ही तिरहुत चलते आ रहा है, उसके पहले से है।
तो ये सब बातें हैं। और तिरहुत एक हो गया, दूसरा आपका कोसी का क्षेत्र हो गया, तीसरा सीमांचल का क्षेत्र हो गया। उसके बाद फिर आप ये देख लीजिए कि ये अंग प्रदेश पर दावा करते हैं, संथाल परगना पे दावा करते हैं, और कुछ खोरठा क्षेत्र का भी दावा करते हैं। तो ये टोटल मिला के 7-8 इंडिपेंडेंट क्षेत्रों के ऊपर मिथिला अपना दावा करता है। और कुछ लोग तो जमशेदपुर और रांची तक भी मैथिली को पहुंचाने का जो बेसलेस और तर्कहीन बात है वो करते हैं। तो वास्तव में यही है कि देखिए, मिथिला का कोई अपना अलग से कल्चर नहीं है। इनका जो एक पाग वाला जो सिस्टम है, जो कि इन्हें ये मतलब कि बाकियों से डिफरेंट दिखने का जो कोशिश है कि हमारा एक अलग से कल्चर है, हम पाग पहनते हैं, ये है वो है। देखिए, अगर आप इसकी इतिहास में जाएंगे ना, आप मेरी बातों को विश्वास मत करिए। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरे जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप रिसर्च करिए, लेकिन आप ये मिथिला का जो पाग है इसको लिख करके जब आप सर्च करेंगे, इसके हिस्ट्री में जाइए। इसकी हिस्ट्री कैसे हुई, जैसे कि आप जब हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, और हिमालयन स्टेट्स जब आप जाएंगे, कहीं पर भी हिमाचल चले जाइए, नेपाल चले जाइए, आप उत्तराखंड चले जाइए, इवन कि रोहिलखंड क्षेत्र जो है यूपी का, वहाँ पे चले जाइए। बहुत रेयर केस में आपको हो सकता है कि फुट हिल्स ऑफ जैसे बहराइच और अवध का जो कुछ क्षेत्र है, बहराइच और बस्ती वगैरह में, इन क्षेत्रों में आपको एक कॉमन कल्चर, कॉमन ऊपर पहनने का ये दिखेगा। पाग उसको नहीं कहा जाता है, उसको भी कुछ इसी तरीके से है, वही एक टोपी पहना जाता है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है मिथिला का, ये तो पूरा का पूरा प्लेन रीजन है। यहाँ पे कहाँ से पाग का कल्चर आ गया? ये यहाँ का कल्चर नहीं है, ये जो है ना एडॉप्टेड है, ये बाद में जा कर एडॉप्ट किया गया। ये कोई अलग से कोई नहीं है कि पाग मैथिलों को पहनना है। उसके बाद फिर जो ये धोती कुर्ता तो नहीं, ये जो नीचे जो धोती और ऊपर से जो हल्का लंबा वाला ये लोग कुर्ता पहनते हैं, ये भी कोई अलग से मिथिला का कल्चर नहीं है। ये तो भोजपुर वाले भी पहनते हैं, मगध वाले भी पहनते हैं, अंग वाले भी पहनते हैं, अवध वाले भी पहनते हैं। तो हर जगह के लोग, पहले के लोग यही पहनते थे। तो ये टोटल का टोटल कोई अलग कल्चर ये लोग दिखाने की कोशिश। और जैसे दही चूड़ा का बात कर रहे हैं कि मिथिला में दही चूड़ा बहुत फेमस है, मिथिला का दही चूड़ा ये वो, वैसा भी कुछ नहीं है। मिथिला का दही चूड़ा कहाँ से फेमस हो गया? दही चूड़ा हर जगह खाया जाता है, दही चूड़ा हर जगह के लिए फेमस है। मकर संक्रांति, जिसे कि पूर्वी क्षेत्र में तिल संक्रांत कहा जाता है, वहाँ पे भी दही चूड़ा खाया जाता है। लोग नाश्ते में जब कुछ नहीं मिलता है, ज़्यादा जल्दी अगर कुछ खाना हो आपको, तो लोग चूड़ा को फुलाकर उसमें दही डालकर, चीनी डालकर या फिर शक्कर डालकर, गुड़ डालकर, उसके साथ कुछ सब्जी वगैरह मिल जाए, भुजिया टाइप सूखी सब्जी, तो वो लोग खाते हैं। ये अलग से कहाँ से मिथिला का कल्चर हो गया? तो किसी एक क्षेत्र को अलग से दिखाने का, हाँ, मखाना पे मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मखाना जो एक चीज़ है वो वहीं पर पैदाइश होती है मखाना की, तो वहाँ पे भी ये चीज़ मैं जानता हूँ, वो चीज़ में। लेकिन उसमें भी मिथिला मखाना एक सिनोनिम बनाने के लिए, एक बढ़िया शब्द बनाने के लिए, मिथिला मखाना जो सरकार ने बिहार मखाना से मिथिला मखाना किया, ये सरकार का ब्लंडर था। ये सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो कोसी में भी होता है और सो कॉल्ड मिथिलांचल में भी होता है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर आप, जो मैंने इतनी बातें बताई आपको, तो एक यही है कि पहले जिस समय मैथिली को एक अलग भाषा बनाने की जो लोग कार्यरत थे, जिनमें, उनमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर किन्हीं लोगों ने लगाया तो वो बंगालियों ने लगाया था। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बाद में एक असिस्टेंट मिथिला के रूप, असिस्टेंट बंगाल के रूप में कुछ काम करे। तो आप यही देख लीजिए कि और आज ये स्थिति आ गई है कि मिथिला और मैथिल लोग ये कह रहे हैं कि बंगालियों का कल्चर हमारे से है, न कि मिथिला का कल्चर बंगालियों से। मतलब कि ये लोग पेरेंट अपने आप को बता रहे हैं और बंगाल को बता रहे हैं कि देखो, तुम हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए हो, हम तुम्हारे कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं। और ये पता नहीं क्या क्या नौटंकी। उसके बाद फिर आप ये देखिए, जो ये मछली का जो सिस्टम है कि मिथिला में तो मछली बहुत खाया जाता है, ये वो,
ये बात बिल्कुल सही है कि मछली वगैरह को वहाँ बड़े चाव से खाया जाता है। मछली को मछली के बहुत-बहुत इस चीज़ को फिर वो लोग अपने आप को शाक्त बताते हैं कि भाई मैं हम लोग यहाँ पे शाक्त हैं, भगवती का पूजा करते हैं और पता नहीं क्या-क्या इसका पूजा करते हैं। जबकि शाक्त का जो रियल जो शाक्त का जो आपको दिखेगा, वो बंगाल में दिखेगा, आसाम में दिखेगा, कामरूप क्षेत्र में दिखेगा और फिर उधर दिखेगा। शाक्त का यहाँ से कहाँ से कनेक्शन हो गया? मिथिला का शाक्त से कोई कनेक्शन ही नहीं है शाक्त का। तो ये कहीं न कहीं एक एडॉप्टेड है, मतलब इन्फ्लुएंस होकर के जो कल्चर को लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, वो वहाँ का चीज़ है। अब देखिए जितने भी समुद्री वाले कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको मछली को का एक अलग इम्पोर्टेंस है। या इवन कि आप बलूचिस्तान वगैरह के क्षेत्र में चले जाइए, जो भी कोस्टल रीजन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, वहाँ पे मछली का एक अलग इम्पोर्टेंस है क्योंकि वहाँ पे खाने के लिए क्या है, खाने के लिए तो सी फूड ज़्यादा खाया जाएगा, तो मछली का एक अलग से एक ये है। लेकिन जहाँ पर समुद्र का कोई कनेक्शन ही ना हो, वहाँ पर मछली के लिए कहाँ से बात आ गई? कुछ लोग कहते हैं भाई नदियाँ बहुत है वहाँ पे, हो सकता है बहुत ज़्यादा मछली होती हो। तो ऐसा है ना कि नदियाँ आप उससे ज़्यादा नदियाँ हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। आप अवध और भोजपुर के जो पूर्वांचल क्षेत्र में वहाँ चले आइए, देखिए वहाँ कितनी नदियाँ, गोमती, घाघरा, सरयू, गंगा, यमुना, और भी सराय खेड़ी नदी है, पता नहीं कितनी नदियाँ हैं। जितनी नदियाँ नहीं होंगी पूरे के पूरे कोसी और मिथिला में, उससे दुगनी तीन गुनी नदियाँ हैं अवध और पूर्वांचल में। वहाँ पर तो नहीं है कि मछली को बड़े चाव से खाया जाता है। तो ये टोटल का टोटल एक फेक कॉन्सेप्ट है। ना ही इनका कोई अलग से कोई कल्चर है, ना ही इनका अलग से कोई भाषा है, ना ही कुछ है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे रीजन पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं मतभेद का कारण बनेगा और बाद में ये भाईचारा को ख़राब करने का काम करेगा। तो खैर यही सब था जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, अंगिका भाषा जिंदाबाद।